Hello students, welcome to Opulent Career Institute. My name is Neha and today we'll start with the third chapter of class 11th, Economic Reforms of 1991. इसके पहले के दो वीडियोस में मैंने दो चैप्टर्स लिए हैं, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 एंड इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ये आपका थर्ड चैप्टर है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991. 1991 के रिफॉर्म्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? 1991 के रिफॉर्म्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज इट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी को एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डायरेक्शन मिली फ्रॉम 1991 का रिफॉर्म्स. इसमें आप बेसिकली तीन टर्म्स में इसको पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. लिबरलाइजेशन आज हम इस स्लाइड में कवर करेंगे इस वीडियो में, और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे. लिबरलाइजेशन होता क्या है, इसके इम्पैक्ट, इसमें कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म लिए गए डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट इंडस्ट्री में, आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे. अब सबसे पहली बात, बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस. ऐसी क्या सिचुएशन हमारे सामने आ गई थी इंडियन इकोनॉमी के सामने कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को चेंज करना पड़ा. डेफिनेटली अगर जो 50 से 90s में हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई थी वो अगर सही चल रही होती तो यू डोंट नीड टू चेंज द कोर्स ऑफ योर रिफॉर्म्स, बट समथिंग हैज़ हैपेंड सो दैट दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वर नॉट रनिंग एज पर व्हाट दे वर मेंट फॉर. तो इसलिए हमें यहाँ पर न्यू पॉलिसीज़ लानी पड़ी. तो वो क्राइसिस लाइक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे हम लोग. उसके बाद जो न्यू पॉलिसी लाए उसका इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर पे क्या पड़ा, कौन कौन से मेजर्स हमने अडॉप्ट किए और कौन कौन से न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स हम लोग इसमें लेके आए. तो मतलब आप इसमें बात करेंगे हमारे सामने जो परेशानी हुई थी वो, उसका समाधान और उस समाधान के असर डिफरेंट सेक्टर्स पे, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में. सबसे पहले इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1980s. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, मैं आपको इनएफिशिएंट मैनेजमेंट बताती हूँ. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ये होता है, सपोज करो आपका एक सर्टेन हाउस होल्ड है, इट हैज़ एक्सपेंडिचर ऑन अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. अब जब एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम तो एक लिमिट तक आप एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, उसके बाद योर सेविंग्स विल बी एग्जॉस्टेड. उसके बाद क्या करेंगे, डेफिनेटली आप मार्केट में जाके बोरो करेंगे. मार्केट बोरोइंग की भी एक अपनी लिमिट होती है, कितना बोरो कर सकते हैं आप, एक बार, दो बार, तीन बार, और जब तक आप उसको पेमेंट वापस नहीं पहुंचाएंगे लेंडर को, ही विल बी रिलक्टेंट टू बोरो लेंड यू. सेम केस हैपेंड विद द इंडियन इकोनॉमी. हम जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे वो इनकम को एक्सीड कर रहे थे. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ऑन सोशल सेक्टर्स एंड all the different schemes that government had implemented, these were exceeding their income and income का सोर्स कोई नहीं था. टैक्सेस वर नॉट बीइंग जनरेटेड, रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा था. PSUs जो हमने बनाए थे दैट वर इनएफिशिएंट. गवर्नमेंट का बहुत सारे सेक्टर्स में रोल था एंड दैट all caused an increase in expenditure without any additional source of revenue. There was no source of additional revenue and taxations and etc. were limited. Taxes और जो गवर्नमेंट बोरो कर रही थी बाहर से इंटरनेशनल एजेंसी से, दैट वर ऑल्सो दे वर यूज फॉर कंजम्पशन नीड. वो किस लिए यूज़ कर रही थी, इंटरनल कंजम्पशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं, नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नहीं, रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं. तो दीज वर ऑल योर फ्लॉज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़. एंड एक और फ्लॉ था, जो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए हमने कोई भी प्रयास नहीं किया. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हमारी पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, सेल्फ सफिशिएंसी की. सेल्फ सफिशिएंसी में हम क्या करते थे, हम ये कोशिश करते थे कि हम सब कुछ इंटरनली प्रोड्यूस करें. बट क्या आप सब कुछ इंटरनली प्रोड्यूस कर सकते थे जिस कंडीशन में इकॉनमी थी? नहीं, डेफिनेटली. और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के हमने कोई भी स्कीम्स नहीं लाए, कोई भी स्कीम्स हम लोग नहीं लाए. तो इस कारण से एक्सपोर्ट्स भी हमारे नहीं बढ़े. तो इस स्लाइड को मैं एक बार ब्रीफ कर दूं. प्राइमरी रीज़न वाज द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी.
when the government expenditure was exceeding its income, there was no additional source of revenue. Taxations were limited, PSUs were inefficient, exports were not there, exports were not boosted, and consumption and whatever borrowing was the government was doing, that was being used for consumption needs. तो इस कारण से एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी के सामने खड़ी हुई, जिसमें कोई भी बाहर की कंट्री इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन गवर्नमेंट को लेंड करने से मना कर दिया। अब बोरोइंग के साथ आप इकोनॉमी को कब तक रन कर सकते हो? डेफिनेटली जो लेंड कर रहा है वो अपना पैसा वापस मांगेगा। एक स्टेज ऐसे आ गई कि इंडियन इकोनॉमी के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास रीपेमेंट के लिए पैसा नहीं बचा। दैट वाज अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। उस दौरान क्या हुआ? एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस क्यों बढ़ते गए? इंपोर्ट्स आप बाहर से मंगा रहे हो, सेल्स आपके खुद के प्रोडक्शन हो नहीं रहे, डिमांड आपकी बढ़ रही है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड में आप पढ़ेंगे अभी। बस ये समझ लीजिए अभी कि उस समय डिमांड ज़्यादा हो गई थी, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स वाज लिमिटेड, तो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड रोज। इम्पोर्ट्स ज़्यादा होते जा रहे थे, ऑयल के, पेट्रोलियम के, एसेंशियल गुड्स के, ऑल दीज थिंग्स वर गेटिंग इम्पोर्टेड, सो imports were growing at a very high rate. रिजर्व्स आपके डिक्लाइन हो गए थे क्योंकि इंपोर्ट्स को आपको पैसा देने के लिए, इंपोर्ट्स के लिए रिजर्व चाहिए होते हैं ना, तो रिजर्व्स आपके कम होते गए थे। एक स्टेज ऐसी आई कि कोई भी कंट्री इंडिया को लेंड करने को तैयार नहीं हुई। जैसे अभी करंटली जो क्राइसिस फेस कर रही है ना मोस्ट ऑफ द इकॉनमी, स्पेशली श्रीलंकन इकॉनमी, दैट हैज़, उसके अलग सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्लॉज थे, बट उसकी भी बेसिक रीज़न यही हुआ कि देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीटेड टू एन एक्सटेंट दैट दे वर नॉट एबल टू इम्पोर्ट ऑयल। एंड सिमिलर सिचुएशन इंडिया फेस्ड इन 1991 where our foreign exchange were depleted, imports were very high, exports were limited, inflation was very high. उस समय इंडिया ने क्या किया? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट या वर्ल्ड बैंक में या IMF के पास हम गए और $7 बिलियन की एड हमने उनसे रिक्वेस्ट की। अब ये इंटरनेशनल एजेंसीज भी एड तो देती हैं, बट दे हैव देयर ओन सेट ऑफ कंडीशंस। आप उनसे पैसा लेके अपने कंजम्पशन नीड्स के लिए तो नहीं यूज़ कर सकते। वो पैसा डेफिनेटली एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में जाएगा। तो उन्होंने कुछ वो पैसा दिया ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस थी उनकी? इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। इकोनॉमी को ओपन कीजिए। प्राइवेट सेक्टर पे जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं थ्रू लाइसेंस की बात की थी ना पिछली क्लास में, जो लाइसेंस के थ्रू आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे जिससे प्राइवेट सेक्टर हमारा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, वो रिड्यूस कीजिए। गवर्नमेंट का रोल हर जगह कम कीजिए। गवर्नमेंट का रोल, अब हर जगह गवर्नमेंट को ब्रेड से लेकर अगर एक माचिस की डिब्बी तक गवर्नमेंट बना रही है, तो गवर्नमेंट के पास तो कोई और एसेंशियल कामों के लिए टाइम ही नहीं है और एक्सपेंडिचर भी उसके अनलिमिटेड हर जगह जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट का रोल बेसिकली कम करने को कहा गया। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाइए। याद है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जब पॉलिसी की बात की थी, मैंने आपको कहा था कोटास थे हमारे पास, क्वांटिटी फिक्स थी एंड टैरिफ्स थे ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी हटा। इस स्लाइड को मैं फिर ब्रीफ कर देती हूँ आपके सामने। एक्सपेंडिचर बोरोइंग से ज़्यादा थी, एसेंशियल गुड के प्राइसेस ज़्यादा थे, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ ही नहीं रहे थे, एक्सपोर्ट्स वर ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट, रिजर्व्स हमारे डिप्लीट हो चुके थे, कोई कंट्री इंडिया को लेंड करने को तैयार नहीं थी। उस समय हम IBRD और वर्ल्ड बैंक के पास गए और हमने उनसे 7 बिलियन एड, वो पैसा तो हमें मिला, बट किन कंडीशंस पे? आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का रोल कम करना पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो आपने वर्ल्ड ओवर लगा रखे हैं उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे।
इस पॉलिसी को हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होता है? प्राइवेट सेक्टर को क्यों IBRD और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का रोल एनहांस करो? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इम्प्रूव होता है, न्यू फॉर्म सेंटर करती हैं, अपने साथ नई टेक्नोलॉजीज लाती हैं, कंपटीशन बढ़ता है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर। एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। अगर उसके सामने कॉम्पिटिटर आ जाता है, वही कंपनी वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो या तो प्राइसेस नीचे जाएंगे या क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो इसमें बेनिफिट किसका होगा? कंज्यूमर का। तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाने की मांग की गई। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स में अडॉप्ट किए, स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स वर शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स कैसे थे? शॉर्ट टर्म, जैसे आपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाइए, इन्फ्लेशन को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से इम्प्रूव कीजिए या एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इम्प्रूव कीजिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी इम्पोर्ट उन्हीं चीज़ों को कीजिए जो बहुत एसेंशियल है, जैसे गोल्ड जैसी चीज़ें दैट वर नॉट एसेंशियल, उसका इंपोर्ट कम कीजिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स जो लंबे समय तक हमारे काम आते। इसमें हमने क्या किया? इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इकोनॉमी को ओपन कीजिए, बाहर से टेक्नोलॉजी आने दीजिए इंडियन इकोनॉमी। इसी के सारे ये टर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये टर्म क्या थे? इनमें क्या क्या पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लिबरलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का डीरेगुलेशन हुआ। आपको याद है पिछली वीडियो में बोला था, लाइसेंस कंट्रोल करते थे, आपको प्रोड्यूस करना है तब लाइसेंस, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तब लाइसेंस, वेरिएशन करना है प्रोडक्शन में तब लाइसेंस। तो इस कारण से रेड टेपिज्म वॉज रैम्पेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। हर चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स और रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, उससे एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो इंडस्ट्री लाइसेंस की जो पॉलिसी थी उसको हटाने की बात कही, एक्सेप्ट फॉर सम हजार्डियस मटीरियल जैसे अल्कोहल है, एक्सप्लोजिव है। इसके अलावा लाइसेंस वॉज नॉट नीडेड। पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस होकर एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट पे लिमिट किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के गुड्स को डी रिजर्व किया गया। याद है मैंने आपसे बात की थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, जो एक कमेटी आई थी जिसने कहा था कि अगर इंडिया में MSME सेक्टर को प्रमोट करना है तो कुछ गुड्स उनको सब्सिडाइज तो करो ही करो, टेक्नोलॉजी भी चीप रेट पे प्रोवाइड करो, तो उसके अलावा कुछ गुड्स उनके लिए डी रिजर्व कर दो जो एक्सक्लूसिवली वो प्रोड्यूस करेंगे। अगेन दिस प्रैक्टिस वॉज रिमूव्ड क्योंकि दिस वॉज लीडिंग टू अनकॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन इकोनॉमी। और सबसे और इम्पॉर्टेंट बात, मार्केट वॉज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस। मार्केट का मतलब क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। आपके प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम है, तो प्राइस आर गोइंग टू गेट डाउन। और अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस आर गोइंग टू गो अप। तो मार्केट डिटरमाइंड प्राइस को बढ़ावा दिया गया इसमें। टू डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया गया? लाइसेंस अबॉलिश किए गए, पब्लिक सेक्टर का रोल एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे में लिमिट किया गया, स्मॉल स्केल गुड्स को इंडस्ट्री को डी रिजर्व किया गया एंड मार्केट डिटरमाइंड प्राइस पर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किए गए? फाइनेंशियल सेक्टर यानी आपकी इंश्योरेंस, कमर्शियल बैंक्स, RRBs, इसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए? सबसे पहले तो RBI का रोल लिमिट किया गया एक रेगुलेटर के तौर पर। प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स वर अलाउड टू एंटर।
प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स की एंट्री अलाउ की गई। इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वॉज रेज्ड to 74 outside FIIs or FDIs were banks could set up new branches and rationalize their existing branches. FIIs were allowed to enter the Indian economy and your corporate taxes that was gradually reduced. Basically foreign investment दो types के होते हैं, FDI and FII. FDI जो होता है वो fixed foreign direct investment होता है। जैसे किसी कोई बाहर की इंडस्ट्री कंपनी आई, उसने एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर ली, वहाँ से लोगों का रोज़गार मिला, लोगों को वहाँ से प्रोडक्शन हुआ, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ योर FDI। और FII क्या होते हैं, जो स्टॉक और शेयर्स में जो पैसा जाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर FIIs। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स के जब रिफॉर्म हुए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोनों चीज़ें अलाउ करनी पड़ी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, यानी प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स को अंदर आने दो, और दूसरा फॉरेन बैंक्स को अंदर आने दो, प्राइवेट सेक्टर को भी बैंक्स इस्टेब्लिश करने दो, और FIIs शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने दो। कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किए गए, टैक्सेस बंद कम होंगे तभी तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे ना लोगों को। तो दिस वाज डन। फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म है, अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्केट डिटरमाइन रुपी वैल्यू। पहले गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत था रुपी में, अब दैट वाज लेफ्ट टू इंटायरली टू द मार्केट फोर्सेस। तो उसके उससे रुपी की कॉम्पिटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ी और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हुए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या क्या मेजर लिए गए, अगेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड, टेक्नोलॉजी वाज अलाउड ताकि कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे कि इतने अमाउंट के बाद अलाउड नहीं होंगे, दैट वाज रिमूव्ड। टैरिफ रेट्स वर रिड्यूस और इंपोर्ट लाइसेंस भी रिड्यूस किया हुआ, एक्सेप्ट फॉर हज़ार्डियस एंड एनवायरनमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ के अलावा बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस भी अबॉलिश किया गया। With this we come to an end of this video। छोटी वीडियोस होती हैं मेरी ताकि आप इजीली ग्रैप्स कर सकें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। परंतु पर ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, और इन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, बाय। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग this video or my previous videos, you can write it in the comment section, and please do like and subscribe the channel. Thank you.